हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे होंगे। अरे एंजॉय क्या, लॉकडाउन तो बहुत बोरियत हो रही है। बोरियत नहीं हो रही है, आप अपने घर में अवलोकन कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, अपने बाग बगीचे ताल तलैया का अवलोकन कर रहे होंगे। लॉकडाउन पहली बार नहीं हुई है। लॉकडाउन जब जब महामारी आई है तब तब हुआ करता है। इसी तरह का लॉकडाउन आज के लगभग 400 वर्ष पहले 1630 ईस्वी में भी हुआ था, जिसमें न्यूटन साहब लॉकडाउन में घर पर रहते थे। लॉकडाउन के ही कारण वह घर पर रह रहे थे और अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी उनको सेव ऊपर से गिरते हुए दिखा। और यह घटना परिघटना सब कुछ जानते हो कि वह घटना से न्यूटन्स ने लॉ दिया, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। वहां से पूरे फिजिक्स का एक अलग जन्म हुआ, उद्भव हुआ। तो प्रत्येक लॉकडाउन कुछ न कुछ बांधता है, रोकता है, तो एक नया सृजन भी करता है। इस लॉकडाउन का सृजन शायद ऑनलाइन टीचिंग है, और मैंने भी इस लॉकडाउन में ऑनलाइन टीचिंग शुरू किया है। आइए एंजॉय करते हैं ऑनलाइन टीचिंग। हाँ तो बच्चों, आज के भी इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा, और यदि पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना कमेंट अवश्य भेजें, जो मुझे हौसला अफजाई करते रहेगा। तो देखते हैं, पिछले की वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ में फोर्स कैसे निकालते हैं इसके लिए बताया गया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्ज। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? तो मान लिया जाए कि प्लस Q1 चार्ज, Q1 एंड Q2 दो चार्ज पॉइंट चार्ज हैं, जो कि R दूरी पर हैं। इनके बीच की दूरी कितना है? R है। अब यहां से मान लिया जाए कि लेट F12 इज द फोर्स exerted by charge Q2 on Q1। ध्यान रखिए, यह पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है। तो यह पॉजिटिव चार्ज Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपल्सन का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लग रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है फ्रॉम 2 से 1 की ओर। तो अगर यूनिट वेक्टर के रूप में लिखते तो R21 ऐसे लिखते। तो यहां पर F12 इज द फोर्स विच इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का दूरी R का R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है? R21। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। उसी तरह यदि हम निकालते कि हाउ मच विल बी फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q1 ऑन Q2, तब ऐसी स्थिति में लेट F21 इज द फोर्स exerted by Q1 on Q2। तो यह F21 कैसे लिखते? F21 लिखते K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12। इसकी Q1 किधर फोर्स लगा रहा है? Q1 Q2 पर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है,
तो यह वैल्यू को हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में r12 लिखते, जो कि डायरेक्शन बता रहा है। तो इस फोर्स का यह मैग्नीट्यूड और यह डायरेक्शन, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। लेकिन यूनिट वेक्टर r21 और r12 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यूनिट वेक्टर r21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द r12, क्योंकि दो वेक्टर अगर एक इधर अगर वेक्टर i होता है तो इसके अपोजिट में माइनस i होगा। तो इस तरह ही दोनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर है, और डायरेक्शन को बराबर करने के लिए क्या किया, एक को निगेटिव कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर अगर r12 के जगह में r12 के जगह में क्या लिखते, के q1 q2 बाई r1 r स्क्वायर इंटू r21 प्लस इस माइनस साइन पे इधर लगाना पड़ेगा, तो यहां पर हम माइनस साइन लगा दें, तो विच इज इक्वल टू f21 इज इक्वल टू माइनस के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r21। अब यह किसका वैल्यू है, यह है के q1 q2 r स्क्वायर इंटू r21, तो यह किसके बराबर है, f12 के, तो अर्थात f21 इज इक्वल टू माइनस f12। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप यहां मिल रहा है, f12 इज इक्वल टू माइनस f21। यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसा हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़े हैं। न्यूटन्स का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स लॉ 17वीं शताब्दी में 1630 ईस्वी में दिया गया, जबकि कूलम्स लॉ 1785 ईस्वी में दिया गया। तो कूलम्स लॉ न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। अगर क्या होगा, अभी हम लोग ने पहला देखा था कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 इसको इधर रिपेल करेगा, Q1 इसको इधर रिपेल करेगा। लेकिन अब सोचिए कि मान लिया कि Q1 जो है निगेटिव है और यहां Q2 पॉजिटिव है, तब क्या होगा, वैसी स्थिति में Q2 Q1 को किधर फोर्स लगाएगा, तो Q1 इसको इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, Q2 अट्रैक्ट्स द Q1, उसी तरह Q1 Q2 के क्या करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 और यहां पर इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on चार्ज 2। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फोर्स अपोजिट है और इक्वल है, तो 10 कूलम्स लॉ ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स के बारे में कुछ कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर डिसिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर कूलम्स लॉ लिखें, और मान लिया कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही न्यूटन्स लॉ
इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो पहली बात है कि कूलम्स लॉ में फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। क्लियर? फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। कूलम्स लॉ में अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, किंतु ग्रेविटेशनल लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन के लिए होता है। यहां केवल अट्रैक्शन लगता है। क्यों? ऐसा बता सकते हैं क्या? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात है, किंतु मास केवल पॉजिटिव होता है, इसलिए उनके बीच अट्रैक्शन होता है। अभी तक हम लोग निगेटिव मास के आविष्कार नहीं कर पा रहे। दूसरा पॉइंट है कि बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। यह भी ओबे करता है और यह भी ओबेज करता है। फोर्थ पॉइंट, कूलम्स लॉ अर्थात कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्स फोर्स is conservative in nature. Gravitational force also conservative. It is also conservative. बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय द फोर्स नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ फॉलोड बाय इट, रादर इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस तरह कूलम्स फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। फिफ्थ पॉइंट, central force, Coulomb's force, it is a central force। सेंट्रल फोर्स का अर्थ होता है कि यदि एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, दूसरा भी पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है इसके सेंटर की ओर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास इज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज। सिक्स्थ पॉइंट है लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का अर्थ है कि चाहे कितना भी दूरी हो, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगेगा, तो बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। और सातवां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच हैवियर, मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा जाता है कि इट इज वीक फोर्स इन नेचर। नेचर में जितने तरह के फोर्स हैं,
फंडामेंटली हम लोग 4 तरह के फोर्स मानते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज वीकेस्ट फोर्स, और इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। नियरली दो चार्ज के बीच Q1 Q2, मान लिया कि दोनों प्रोटॉन हैं, और इन दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाला कूलम्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स अधिक होता है। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे इस बात पे, कितना स्ट्रॉन्गर है, 10⁻36 टाइम्स। तो कूलम्स फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे के हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाए और उसके सराउंडिंग में अगर मल्टीपल चार्ज रखा हुआ है, एक से अधिक चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर उसके सराउंडिंग में रखे हुए चार्ज के कारण कैसे फोर्स निकालेंगे, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मान लिया जाए कि हियर किसी प्लेन में, इट इज XY प्लेन, और यहां पर कोई चार्ज जो R0 दूरी पर कोई चार्ज मान लिया कि हमको Q0 है। अब इसके सराउंडिंग में मान लिया जाए कि Q1 Q2 Q3 चार्ज रखे गए हैं। Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q0 पर फोर्स लगा रहा है, Q3 Q0 पर फोर्स लगा रहा है। इसी तरह n चार्जेज हैं, हो सकता है कि देयर आर n चार्जेज भी हों। और कूलम्स लॉ के डिस्कशन में हम लोग समझे थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड नियर बाई इट, उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि सराउंडिंग चार्ज जो है दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को प्रभावित नहीं करता। तो मान लिया जाए कि लेट R1 R2 R3 and so on Rn be the distance of point charge Q0 from Q1 Q2 Q3 and so on Qn। इस तरह से इनके बीच की दूरी हमने मान लिया कि R1 है, यहां से इसके बीच की दूरी मान लिया R2 है, इससे बीच की दूरी मान लिया कि R3 है, और इससे दूरी मान लिया कि यह Rn है। तो हाउ मच विल बी फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q0? तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज 1, इसको हम लोग लिखते कि Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू डायरेक्शन कैसा देते, Q1 से Q0 की ओर। तो Q1 से Q0 की ओर अगर दोनों पॉजिटिव लें तो ऐसी स्थिति में यूनिट वेक्टर लिखते टुवर्ड्स 1 to 0, ऐसे। उसी तरह द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q2 is given by K Q2 Q0
बाई R2 स्क्वायर इंटू यहां पर लिखते R2 0, इट इज यूनिट वेक्टर। यहां से QT से Q0 की ओर डायरेक्शन। फिर फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज 3 Q3 is K Q3 Q0 R3 square R3 naught unit vector and so on. Force on Q0 due to qnth charge is given by K Qn Q0 upon Rn square into Rn 0 यूनिट वेक्टर। ये हुआ फोर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, देयर आर n फोर्स आर एक्टिंग। इस तरह इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। अब हमें देखना है कि इन सब के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज पर, Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या करते हैं। अब सब, चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स को जब जोड़ेंगे तो किस नियम से जोड़ेंगे, तो वेक्टर नियम से जोड़ेंगे। तो फोर्स ऑन, टोटल फोर्स अगर चाहते, टोटल फोर्स, तो सभी फोर्स का वेक्टर का जोड़ होता, तो इट इज सम ऑफ F नॉट 1 प्लस F नॉट 2 प्लस F नॉट 3 एंड सो ऑन F नॉट n। यहां पर डॉट डॉट लिखना ना भूले। तो F क्या है, इज द टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल चार्जेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बात समझ गए। तो इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के स्टेटमेंट, कि टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्सेस। अगर यहां पर टोटल फोर्स के लिए लिखते तो क्या आता, सबका मान रखते, और सबका मान रखते वेक्टर के अनुसार सबको जोड़ देते। तो यह होता K Q1 इन जनरल फॉर्म में यहां पर लिखते ऐसे कि K Q1 Q0 R1 स्क्वायर R0 यूनिट वेक्टर, K Q2 Q0 R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 R2 0, K Q3 Q0 अपॉन R3 स्क्वायर R3 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर K Q1 Q0 Rn स्क्वायर Rn 0 नॉट। अब इसी को हम लोग सम के रूप में लिखते कि इट इज सम ऑफ द ऑल फोर्सेस। कहां से कहां तक, के Q0 इंटू Qn, फिर n बराबर, I भी इन जनरल टर्म I लिखिए, I बराबर 1 to n अपॉन हियर RI स्क्वायर। RI क्या होगा, डिस्टेंस, और यहां पर यूनिट वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझे कि अगर किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं। सवाल के लिए टाइम बचाएंगे, बचेगा, सवाल कर दे।
क्वेश्चन लिख के आगे बार पलट के रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन लिख कर एक बार आगे पलट के थोड़ी देर रुक जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन रीड करिएगा। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक एग्जाम्पल। मान लिया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड L है और सभी जगह पर बराबर चार्ज Q रखे हुए हैं। किसी एक चार्ज पर हमको इस दोनों चार्ज के कारण फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहला चीज देखेंगे क्या निकालना है। गिवन क्या है? 3 आइडेंटिकल चार्जेस are placed at vertices of a equilateral triangle we have to calculate the force on, suppose here A, B, C, force on charge placed at A. A पर जो रखा हुआ चार्ज है उस पर हमको फोर्स निकालना है। क्या करते हैं इसके लिए? तो मान लिया कि फर्स्ट निकालेंगे कि B जो है A पर कितना चार्ज लगा रहा हो। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज B इज गिवन बाय K है फोर्स कांस्टेंट, K का वैल्यू होता है 1/4πε0 इन वैक्यूम, Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन लिखेंगे B से A की ओर, B से A की ओर इसका डायरेक्शन है। यह फोर्स या पॉजिटिव है, आइडेंटिकल है, या अगर पॉजिटिव है तो यह फोर्स इसको रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा इधर की ओर। उसी तरह चार्ज जो C पर रखा हुआ है वह A पर कितना फोर्स लगाएगा? उसी तरह फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट C, यह भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा, K Q इंटू Q L स्क्वायर, हियर C टू A, यह डायरेक्शन इधर है। अब देखिए दो फोर्स, दोनों फोर्स का इट इज फोर्स F A B और इट इज फोर्स F A C। यहां पर दोनों फोर्स जो लग रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। जैसे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब यह फोर्स कितना डिग्री पर लग रहा है? चूंकि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसलिए प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, इसलिए यह एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यहां पर दोनों फोर्स लग रहे हैं कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। तो अब हम लोग ये दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी पॉइंट चार्ज पर एक से अधिक फोर्स लगते हो तो फोर्स का वेक्टर सम करना है। तो यहां पर नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ AB प्लस वेक्टर सम ऑफ
AC विच इज इक्वल टू, अब यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड मान लिया जाए कि सपोज FAB इज इक्वल टू FAC का मैग्नीट्यूड F के बराबर हो, तो स्मॉल एफ लिखे, क्योंकि हम लोग टोटल फोर्स F लिख रहे हैं, या इसको टोटल फोर्स करें या F कर दें यहां पर, तो टोटल फोर्स Ft का मैग्नीट्यूड होगा F स्क्वायर प्लस 2F गुना F cos 60। यह वही फॉर्मूला है दो वेक्टर का सम का, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो चूंकि A और B दोनों बराबर है, यहां पर A और B का मैग्नीट्यूड है बराबर है, तो यहां पर F स्क्वायर प्लस 2FS cos 60 डिग्री, यहां पर ऐसे लिखिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस यहां पर 2F स्क्वायर इंटू cos 60 का मान होता है कितना 1/√2, तो 2 से 2 काट दीजिए, तो यह कितना बच गया, यह बच गया अंडर रूट 3F स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा √3 इंटू F, जहां F का मान कितना है, जहां F का मान है √3 इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग क्या सीखे, आज के हम लोग क्लास में पहला हम लोग चर्चा किए कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, दूसरा चर्चा किए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स में क्या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है, और तीसरा चर्चा किए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे इस तरह एक चार्ज पर हम लोग फोर्स निकाले। इसी तरह अगर हम इसको आगे आप कीजिएगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल भी बनाते और क्वाड्रिलेटरल पर सब पे चार्ज रखते, और किसी इसके कारण इधर फोर्स, इसके कारण इधर फोर्स, इसके कारण इधर फोर्स, और इन तीनों फोर्स को वेक्टर के अनुसार जोड़ देते, तो इसका रिजल्ट निकल जाता। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक सवाल करेंगे, जो भी एक्सरसाइज आपको दिया गया होगा किताब में करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कंसेप्ट समझने में दिक्कत रही होगी तो आप मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यदि उन्हें अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे हौसला बढ़ाता है ताकि आपको नए नए वीडियो हम अपडेट करते रहें। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। यदि किसी बच्चों को कोई नया टॉपिक या कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर उनको कुछ वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उनके कमेंट का ध्यान से देखता हूं, ध्यान रखता हूं। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।